नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक का एक बयान सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे। यह बयान विधायक मदन मित्रा ने दिया है, जो पहले भी हिंदू आस्था, देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर हिंदुओं की आस्था, उनके आराध्य का उपहास उड़ाना राजनीतिक दलों के लिए इतना आसान क्यों है। हालांकि विवाद बढ़ने पर मदन मित्रा ने इस बयान को AI जेनरेटेड बताया है, डीप फेक बताया है। इसके बाद आपको पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाएंगे। अरब के मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान, डकैत, अपराधी बताकर अपने देश से भगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने सऊदी अरब के मक्का जाते हैं, उनमें से बहुत से लोग वहां से वापस लौटने की बजाय भीख मांगने लगते हैं। अब तक ऐसे 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों और चोरों को सऊदी अरब अपने देश से भगा चुका है। इसके बाद आपको यह बताएंगे कि अमेरिका दुनिया को हथियारों के ढेर पर बिठाकर कौन सी शांति लाना चाहता है। अमेरिका की सेनेट में अगले साल के लिए रक्षा बजट को मंजूरी मिल चुकी है और यह बजट इतना बड़ा है जितनी 170 देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। इसका मतलब समझिए कितना खर्च कर रहा है वो हथियारों पर। यह पैसा सीधे सीधे हथियारों पर खर्च होगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन हथियारों से दुनिया में शांति लाएगा? और मेरी AI वर्जन आज आपके पास कौन सी? आज मैं चांदी की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बारे में बताऊंगी। अब से 9 महीने पहले चांदी की कीमतें 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब 2 लाख को पार कर चुकी हैं। आज आपको जानना चाहिए कि आखिर चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह क्या है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिस भारत में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी देश में उनके नाम पर कैसे राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा ने अपने एक बयान में यह कहा है कि भगवान श्री राम हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे। यह बयान उन्होंने बीजेपी की आलोचना करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हिंदू धर्म की असली समझ है ही नहीं। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस बयान को पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही सामने रखना चाहिए। ये जितना भी आपत्तिजनक है, लेकिन ये बयान एक कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। एक घटना का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक नेता से यह पूछा था कि वो भगवान श्री राम को मुसलमान मानते हैं और अगर बीजेपी को ज्यादा जानकारी है तो वो भगवान राम को हिंदू साबित करके दिखाए। यानी ये बयान बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए था, लेकिन मदन मित्रा ने इसके लिए भगवान श्री राम को आधार बना दिया। वो इस बात को ही भूल गए कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं। उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इसमें जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया और उन्हें मुसलमान तक बता दिया। और अब इस बयान को लेकर खूब विवाद हो रहा है। आप भी पहले इस पूरे बयान को सुन लीजिए। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগ পেয়ে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? কেন রাম, লক্ষণ, ওটা হলো নাকি? ঠিক করে বলুন। দশরথ, কৃষ্ণ, এসব বললে হবে না তো। রাম হিন্দু ছিল, আমি বলছি, আমি মদন মিত্র, গোটা ভারতবর্ষের বাজারে ছড়িয়ে দিন। কি করবে বিজেপি? মারবে। গীতা বলছে যা হবার তাই হবে। এভরিবডি ইজ ডেস্টিন। তোমার সঙ্গে যখন যা ঘটার, তুমি অর্জুন এখন না তুললে তুমি কর্ণকে মারতে পারবে। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পূর্বী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। রামের পদবী কি? অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন, কাঠিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে, তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ, বলল রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি, যা চলে।
ও লাভলি। আচ্ছা, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালানি। এই কোন হিন্দু বিশ্বাস করেন এখানে? আর এইটা বিশ্বাস করে আপনারা ধেই ধেই করে পুজো দিতে যাবেন, শাঁখ বাজাতে যাবেন? सोचिए, क्या अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसके लिए भगवान राम को लेकर इस तरह का मजाक करना या उनके आधार पर चोट करना या फिर ऐसे वक्त पर हजारों लाखों करोड़ों उनके जो भक्त हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान कैसे हो गया? सोचिए, भगवान राम को मुसलमान बताकर बीजेपी का ये विरोध कैसा है? आज मदन मित्रा से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो किसी और धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? मदन मित्रा टीएमसी के वही नेता हैं जिन पर शारदा घोटाले के आरोप लगे थे। इसके अलावा उनसे साल 2014 के नारदा स्टिंग मामले में भी पूछताछ हुई थी। ये वही मामला है जिसमें ममता सरकार के 7 सांसदों, 4 मंत्रियों, 1 विधायक पर सरकारी प्रोजेक्ट के बदले रिश्वत मांगने के आरोप तक लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मदन मित्रा पर पहली बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप नहीं लगे हैं। साल 2021 में उन्होंने एक न्यूज चैनल पर झूठा दावा करते हुए कहा था कि भगवान परशुराम कभी भी बीफ के बगैर खाना नहीं खाते थे, मतलब कुछ भी, और माता सीता खुद उनके लिए इस बीफ को पकाती थी। उस वक्त मदन मित्रा अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाए थे और कुछ दिनों के बाद ये मामला अपने आप शांत हो गया। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि आखिर पश्चिम बंगाल में यह किस तरह की राजनीति हो रही है। एक तरफ टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। मुस्लिम वोटों की लड़ाई ऐसी कि हर कोई उस रेस में आगे भाग रहा है। इसके लिए उन्हें सिर्फ पार्टी से सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंडेड फ्रॉम टीएमसी। इसके बाद जलपाईगुड़ी में टीएमसी के एक नेता कृष्णदास बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को अपना भाई बताते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। और अब मदन मित्रा बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए भगवान श्री राम हिंदू की जगह मुसलमान मानने की बात कहते हैं और इस पर सरकार कुछ नहीं कहती। भगवान श्री राम भारत की परंपरा, उसकी संस्कृति में बसे हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उसमें भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी का जिक्र है, तस्वीर तक है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में रामायण के विशेष संस्करण मौजूद है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, चाइना, जापान जैसे देश शामिल हैं। और इन देशों में भगवान श्री राम को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन भारत की धरती पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उसी धरती पर भगवान राम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है। कल्पना कीजिए। इसके पीछे एक वजह यह भी है, मुगलों ने और मुगलों से पहले भारत आए दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भगवान राम की विरासत को मिटाने की खूब कोशिश की। पहले मुगल शासक बाबर ने साल 1527 में अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त करा दिया था और इसके बाद साल 1528 में वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। फिर बाबरी मस्जिद का यह मामला हमारे देश में कानूनी रूप से 500 सालों तक चला, 500 साल। और इस दौरान कई बार भगवान राम के अस्तित्व को भी चुनौती दी गई, उन्हें काल्पनिक तक बताया गया। इसके अलावा मुगलों का शासन उत्तर भारत और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक सीमित था और वो दक्कन यानी जो दक्षिण भारत है उसको कभी नियंत्रित नहीं कर पाए। और यही वजह है कि दक्षिण भारत में प्राचीन मंदिर सुरक्षित रहे, वहां मंदिरों को लेकर इस तरह का कोई विवाद नहीं रहा। आप में से कई लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं वो जाते होंगे तिरुपति में और तिरुपति मंदिर में दर्शन करते होंगे। हर ईंट और हर पत्थर, हर मूर्ति जो वहां पर लगी हुई है इतनी प्राचीन है और जस के तस आज भी। और भगवान राम को लेकर ऐसा विरोध वहां कभी नहीं दिखता। हमारे देश में भगवान राम को लेकर ऐसी राजनीति इसलिए भी होती है क्योंकि बीजेपी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक राम मंदिर का मुद्दा जो है उसको बार बार उठाया और प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार भगवान राम का जिक्र करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे विपक्षी नेता बीजेपी का विरोध करने के लिए अक्सर भगवान राम पर टिप्पणी कर देते हैं और भगवान राम को लेकर हमारे देश में इतनी राजनीति इसी वजह से दिखाई देती है। भारत में आज भी करोड़ों लोग अभिवादन के लिए राम राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान राम को भारत की संस्कृति का एक बड़ा आधार माना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि अब भगवान राम के देश में उन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होने लगी है और यह बिल्कुल सही नहीं है। अब आपको यह बताएंगे कि अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान, डकैत,
अपराधी बताकर अपने देश से बाहर भगा रहे हैं। तो क्यों? पाकिस्तान में नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक में यह खुलासा हुआ है कि अरब के मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं और पाकिस्तान के जो लोग हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में मक्का की यात्रा पर जाते हैं वो वहां भीख मांगने लगते हैं और वापस अपने देश कभी लौटते ही नहीं। मैं आपको दिखाती हूं बड़ी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसी ने ये निकाला है और ये जानकारी जो अब सामने आ रही है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, इंटरनेशनल बेइज्जती वाली है। ये बेसिकली ये पूरी खबर जो है ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाली है क्योंकि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने भिखारियों में के बारे में कौन सी नई जानकारी दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि सऊदी अरब अब तक 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को, चोरों को, अब तक सऊदी अरब का हम आपको दिखा रहे हैं 56,000, वहीं पर 2025 में 24,000, दुबई से 6,000, अजरबैजान से 2,500। तो ये जो भगाए गए पाकिस्तानी भिखारी और चोर हैं इनकी संख्या आप कल्पना कीजिए। ये सिर्फ सऊदी अरब से इतने सारे भेजे गए हैं 56,000। ये जो 24,000 आप देख रहे हैं 2025 में अब तक भेजे जा चुके हैं, दुबई से 6,000 भेजे जा चुके हैं, अजरबैजान से वापस पाकिस्तान 2,500 भेजे जा चुके हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि भिखारियों की जो संख्या है जो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है। अजरबैजान भी भेज रहा है। सोचिए, पाकिस्तान ने यह भी बताया है कि उसके कई नागरिक अब इंटरनेशनल लेवल के भिखारी बनते जा रहे हैं और हालात ये हो गई है कि जितने लोग पाकिस्तान के दूसरे देशों में जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस लौटकर आते ही नहीं। एक बार मौका मिला पाकिस्तान से निकलने का, वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं। इस साल पाकिस्तान से 24,000 लोग कंबोडिया गए लेकिन इनमें से 12,000 लोग वापस ही नहीं लौटे। इसी तरह 4,000 लोग म्यांमार गए जिनमें 2,500 लोग बाद में गायब हो गए। गायब मतलब आप सोचिए, जिस देश में मौका मिलता है वहीं पर आधे लोग बस जाते हैं जो जाते हैं घूमने। अब कहा जा रहा है कि ये साउथ एशिया के देशों में भिखारी बन गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने खुद इस साल 66,154 लोगों को एयरफोर्स से वापस कर भेजा है और उसका कारण ये भी है कि ये सभी लोग भीख मांगने के लिए और चोरी करने के लिए अरब के मुस्लिम देश जाना चाहते थे। 66,154 लोग, जो ये 2025 का कैलेंडर है, लोगों को सरकार ने एयरपोर्ट से वापस घर भेजा है। कल्पना कीजिए क्या स्थिति है। भीख मांगने अरब देश जा रहे थे तो इनको डर लग गया पाकिस्तान को और 66,000 लोगों को वापस करना पड़ा। ये तो स्थिति है इस वक्त। पाकिस्तान से हर साल 6 से 8 लाख लोग विदेशों में जाते हैं जिनमें से 4 से 5 लाख लोग कभी वापस नहीं आते। मोटे तौर पर यह डेटा याद रखिएगा। जब भी कोई पाकिस्तान परस्त अगली बार आपको मिलता है जो पाकिस्तान का बखान करता हुआ दिखता है तो उसको यह आंकड़ा बता दीजिएगा। 6 से 8 लोग जाते हैं, लाख लोग जाते हैं हर साल और 4 से 5 लाख लोग कभी वापस ही नहीं आते। भिखारी, चोरी, जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है लेकिन सच्चाई यही है कि मक्का जैसे पवित्र स्थल पर जेब काटने वाले लगभग सभी चोर पाकिस्तानी मूल के हैं। पिछले साल सऊदी अरब ने बताया था कि उसने मक्का में जिन चोरों और भिखारियों को गिरफ्तार किया उनमें 90% पाकिस्तानी मूल के थे। आप पाकिस्तान की मीडिया को सुनिए जहां इन भिखारियों को लेकर दिन रात बहस हो रही है। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अब दूसरे देशों में जाने में शर्म आती है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद इन भिखारियों को भीख मांगने से चाह कर भी नहीं रोक सकती है। जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। यह पैसा पाकिस्तान की कुल जीडीपी के 12% और सालाना बजट का 61% है। यह आंकड़ा एक बार फिर से समझिए। ये जो भिखारी है ना, ये पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं और ये उनकी जीडीपी का 12% है। मतलब 12% जीडीपी ग्रोथ तो उनको भिखारियों के पैसे से मिलती है। सालाना बजट का 61% के बराबर है जो कमाई भिखारियों की है। आज अगर पाकिस्तान के भिखारियों ने भीख मांगना बंद कर दिया तो पहले से कंगाल पाकिस्तान का पूरी तरह दिवाला निकल जाएगा। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं
क्योंकि दूसरे देशों में जो पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और चोरी करते हैं, उन पैसों पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हर साल अपनी आमदनी से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में अपने परिवारों को भेजते हैं। और अगर ये पैसा कल से आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रेमिटेंस के तौर पर आने वाला ये सारा पैसा चोरी और भीख का होता है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे देशों में पाकिस्तानी मूल के लोगों ने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। आज सऊदी अरब में पाकिस्तान के 6%, वहीं अगर आप देखिए यूएई में 17% और कतर में 7% लोग रहते हैं। और इनमें भी ज्यादातर लोग इसलिए भीख मांगकर या चोरी करके गुजारा करते हैं क्योंकि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा, ये लोग किसी नौकरी के लिए काबिल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो बस बंदूक उठवा लीजिए। खाड़ी देशों में काम करने वाले 60% पाकिस्तानी नौकरी और रोजगार के लिए योग्य और काबिल ही नहीं है। और यही कारण है कि जब ये लोग मक्का में उम्रा करने के लिए के बहाने सऊदी अरब जाते हैं, वहां से वापस ही नहीं लौटते और वहीं रहकर भिखारी या चोर बन जाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात इन्हीं मुस्लिम देशों ने खुद पाकिस्तान को बताई है। साल सितंबर महीने में पाकिस्तान के 22 लोगों ने जापान जाने के लिए एक फर्जी फुटबॉल टीम बना डाली, लेकिन जब जापान में इस टीम की पोल खुली तो इन सभी 22 खिलाड़ियों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान से यह भी कहा गया कि उसके लोग अब दूसरे देशों में जाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं। और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की नहीं है, खुद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता आए दिन अलग अलग संस्थाओं, देशों से कर्ज मांगने के लिए खड़े रहते हैं। और ये स्थिति भी तब है जब विभाजन के वक्त भारत के खजाने का भी बंटवारा हुआ था और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि पाकिस्तान बिना किसी परेशानी के अपने देश को चला पाए। विभाजन के वक्त भारत के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए थे, जिनमें से बंटवारे के हिसाब से 75 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान को सौंप दिए गए। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त से लेकर आज तक की सरकारों ने आम जनता का शोषण किया। आज हालत यह हो चुकी है कि सरकार तो सरकार, पाकिस्तान के लोग भी भिखारी एक पेशा बना रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की इस हालत का एक कारण यह भी है कि उसने अपनी सारी ताकत भारत से नफरत करने में, भारत के खिलाफ झूठ बोलने में, भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग देने में, बस इसी में ताकत लगाई। जब शहबाज शरीफ की सरकार को अपने देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तब वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक नई और झूठी कहानी अब सुना रहे। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में थे, एक यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 87 घंटे चले इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। पहले झूठ को सुनिए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डिल्यूजन, उसी में जीते हैं ये साहब। पहला, वो अपने लोगों को इस झूठ से खुश करना चाहता है पाकिस्तान। दूसरा, शाहबाज का झूठ। पाकिस्तान जितना इस झूठ को बोलेगा उतना इंटरनेट पर यह खबर बनेगी, हर बार ये झूठे बयान एक सूचना की तरह सामने आएंगे। तीसरा, पाकिस्तान जानता है उसके इस झूठ से भारत में विवाद होगा और भारत में कई नेता हैं जो इस बयान को लपक लेंगे। उदाहरण के लिए इसी हफ्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से हार गया था पहले दिन, जबकि भारत की सेनाओं ने कभी ऐसा नहीं कहा हम तो इस युद्ध में जीते थे, हमने 3 घंटे में पाकिस्तान के 11 हवाई पट्टियों को ध्वस्त किया। पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान को अपने झूठ के लिए सहारा मिल गया। आज पृथ्वीराज चव्हाण पाकिस्तान के मीडिया में हीरो बने हुए हैं। खैर, हमें लगता है कि कोई भी राजनीति इस देश की सेना से बड़ी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान तो यही चाहता है, इसे झूठ ऐसे मिले जिस पर वो हमारे देश के खिलाफ अपना एजेंडा चलाए। अमेरिका दुनिया में हथियारों का ढेर लगाकर कौन सी शांति लाना चाहता है, ये सवाल तो पूछना लाजमी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के 8 युद्ध रुकवा दिए, इसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जो अमेरिका इस वक्त शांति की सबसे ज्यादा बातें कर रहा है, वही अमेरिका इस दुनिया में हथियारों का ढेर लगा देना चाहता है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं, अमेरिका के सेनेट में नए साल के लिए जो ये रक्षा बजट है को मंजूरी मिली है और वो क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसी पर देखेंगे
जब ये पूरा मामला अब सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि एक के बाद एक खर्च बढ़ाता चला जा रहा है अमेरिका। अमेरिका की सेनेट में नए साल के लिए रक्षा बजट को मंजूरी मिल चुकी है और ये रक्षा बजट 170 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा होने वाला है। कल्पना कीजिए, नए साल में ये देखिए जो रक्षा बजट है अमेरिका ने बढ़ाया है वित्त वर्ष 2026 के लिए, ये लगभग आप समझ लीजिए कि 81 लाख करोड़, 81 लाख करोड़। नए साल के लिए अमेरिका का रक्षा बजट 901 बिलियन डॉलर यानी 80,98,000 करोड़ रुपए होगा। यह पिछले साल के रक्षा बजट से लगभग 58,000 करोड़ ज्यादा है। 58,000 करोड़ बजट में इजाफा किया है अमेरिका ने। साल 2022 से अब तक अमेरिका के रक्षा बजट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसकी वृद्धि हो चुकी है। ये देखिए 11 लाख करोड़, वर्ष 2022 से लगभग 11 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ का तो इजाफा हुआ है और यह पैसा सीधे सीधे हथियारों पर खर्च हो रहा है जो शांति तो बिल्कुल नहीं लाते। इनमें 14,60,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए हथियार खरीदे गए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए नए तरह के आधुनिक हथियारों को विकसित करने के लिए खरीदे गए हैं। जूम इन करके एक एक दिखा सकते हैं। सबसे पहले ये लगभग 14.5 लाख करोड़ है नए हथियार खरीदने के लिए। उसके बाद आ जाइए आधुनिक हथियारों के विकास पर कि उनको कैसे डेवलप किया जाए, उस पर 13 लाख करोड़। और उसके बाद आ जाइए परमाणु हथियारों पर जिस पर 3 लाख करोड़ अमेरिका ने खर्च किए हैं। और फिर है सेना की गतिविधि और रख रखाव पर लगभग 26 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो यह है पूरा खाका। सोचिए इतने हथियार बनाकर अमेरिका कौन सी शांति लाना चाहता है और क्या रक्षा बजट में इतनी वृद्धि करने से दुनिया के दूसरे देश उत्तेजित नहीं होंगे? दुनिया में जिन 5 देशों का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है उनमें अकेले अमेरिका का रक्षा बजट काफी, जो बाकी के 4 देश हैं उनके रक्षा बजट से दोगुना है। एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अमेरिका का हमने आपको बता दिया कि साल 2026 के लिए उन्होंने कितना पैसा रखा है, 80,98,000 करोड़ रुपए। अब आ जाइए चीन पर 23,54,000 करोड़ रुपए। फिर आइए रूस पर 13,76,000 करोड़ रुपए। भारत 6,81,00,000 रुपए और फिर सऊदी अरब 6,59,000 रुपए। अब ये चारों को जोड़ दीजिए। जब आप इन चारों को जोड़ेंगे 23,000, 13,000 ये और ये 12,000 मान लीजिए इन दोनों का, मतलब उससे भी दोगुना है। अमेरिका का रक्षा बजट 80,98,000 करोड़ रुपए का है, जो ये साफ साफ बताता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन ये बयान देते हैं कि उन्होंने दुनिया के 8 युद्ध रुकवा दिए। एक सेकंड, शायद मैंने इस पे गलत डेटा बता दिया था, आपको फिर से बताती हूं। भारत में 6,81,000 करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और वो एक शांति दूत है, लेकिन कड़वा सच पता है क्या है? कड़वा सच ये है कि दुनिया में जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें हथियार, पैसा सब अमेरिका दे रहा है। इस नए रक्षा बजट में भी यूक्रेन को अमेरिका ने 7,056 करोड़ रुपए दिए हैं। जूम इन करके दिखाइए ये वाला। एक तरफ आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही फंड कर रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं साहब यूक्रेन को 7,056 करोड़ रुपए। अब आ जाइए ताइवान पर। ताइवान को 8,987 करोड़ रुपए। उसके बाद आ जाइए इजराइल को 5,292 करोड़ रुपए। ये सारा पैसा और हथियार इतने पैसों के कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। सोचिए जो देश पहले से युद्ध और संघर्ष में फंसे हुए हैं उन्हें अमेरिका हथियार, रक्षा मदद देकर कौन सी शांति ला रहा है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जिस दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया के साथ सीमा विवाद है, उस दक्षिण कोरिया को इस रक्षा बजट में पूरी मदद देने का ऐलान किया गया है। जूम इन कीजिए। नए रक्षा बजट में दक्षिण कोरिया को पूरी मदद का ऐलान है। साउथ कोरिया को यह भी कहा गया है कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका के कम से कम 56,000 सैनिक तैनात रहेंगे। शांति की बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा है, लेकिन अमेरिका की असली हकीकत यह है कि वो दुनिया में हथियारों का ढेर लगा रहा है और हथियारों का ढेर लगाकर शांति के लिए
एक नए माहौल को तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि शांति के लिए, या फिर जब आप हथियारों का एक पूरा अंबार बनाते हैं तो आप शांति के खिलाफ एक नए माहौल को तैयार कर रहे हैं। बड़ी वजह क्या है इसकी? बड़ी वजह यह है कि दुनिया में जितनी अशांति होगी उतना अमेरिका और अमीर होगा और पैसा कमाएगा। अगर आप इस ग्राफ को, हम आपको दिखा रहे हैं नंबर्स, जो आपने अभी देखा कि अमेरिका इतना ज्यादा खर्च कर रहा है, तो हथियारों को बेचकर वो सबसे ज्यादा कमाता भी है। आपको पता चलेगा कि दुनिया में जब जब अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, तब तक दुनिया में युद्ध के माहौल को बढ़ावा मिला है। साल 1952 में जब कोरियाई युद्ध हुआ, साल 1965 से 70 के बीच जब वियतनाम वॉर हुआ, साल 1990 से 1991 के बीच खाड़ी युद्ध हुआ, और फिर साल 2001 में 9/11 हमले के बाद जब अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में आई, तब तक अमेरिका ने अपना रक्षा बजट को और बढ़ाया और इन सभी युद्धों में अपने पसंदीदा देश को खूब हथियार बेचे। एक देश को, अगर दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो उनमें से किसी एक देश को खूब हथियार देता है, खूब हथियार बेचता है अमेरिका। और आज भी यूक्रेन और इजराइल को अमेरिका हथियार बेचकर शांति की बातें कर रहा है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया? इस पार्टी का नाम क्या है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। A, B, C। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब या तो बीजेपी होगा या आम आदमी पार्टी होगा, क्योंकि दिल्ली में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला था। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जिस कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला था, उसके चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कांग्रेस ने किए थे, तो आप क्या कहेंगे? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च यानी ADR की नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया था। कांग्रेस पार्टी के प्रचार पर 40 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए थे। बीजेपी ने 39 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए थे। नंबर्स आपके सामने हैं। हालांकि मार्जिनल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च किए थे। आम आदमी पार्टी ने लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला था, जबकि बीजेपी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती थी। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 9 राजनीतिक दलों को इन चुनावों में 170 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिनमें कुल 93 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हुए थे। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा 88 करोड़ रुपए का चंदा मिला वो बीजेपी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 64 करोड़ 31 लाख रुपए का चंदा मिला और आम आदमी पार्टी को 16 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जो कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं थी, मतलब नंबर्स तो यही बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरी ताकत इस बार झोंकी थी। उनको ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अगर अपना जमीन खोती है तो फायदा उनको होगा, लेकिन जिसकी 70 में 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, 70 सीटों में 67 सीटों पर सिर्फ 3 सीटों पर जमानत जब्त नहीं हुई, वो हारे। 67 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। उसी सत्ता में रही आम आदमी पार्टी से भी 4 गुना ज्यादा चंदा मिला और सबसे ज्यादा खर्च भी कांग्रेस ने ही किया। आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसा साबित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ना सिर्फ पार्टी के प्रचार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस की जेब में आया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए 5 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए और बीजेपी ने सबसे, अगर आप देखिए तो जो उनका डेटा है, दूसरे नंबर पर बीजेपी होगी। उन्होंने 5,26,000 करोड़ रुपए खर्च किए और 3 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। इससे यह धारणा पूरी तरह गलत साबित होती है कि कांग्रेस के पास पैसों की कमी है और वो चुनाव में खर्च के मामले में बीजेपी का मुकाबला कर नहीं पा रही। सच तो यह है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके भी सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है और हकीकत में कांग्रेस की असली समस्या वोट चोरी नहीं, बल्कि उसकी असली समस्या उसका कमजोर संगठन है। कोई भी पार्टी तभी चुनाव में प्रचार कर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है जब उसके जमीनी संगठन में खामियां होती है, जब उस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक नहीं पहुंच पाते और सिर्फ मीडिया, अखबारों, सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का वो सहारा लेती है। दिल्ली के चुनाव में यही हुआ
और हमें लगता है कि एडीआर की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस को गंभीरता से मंथन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि आगे के लिए एक रास्ता निकले। आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने आपकी सांसों पर प्रदूषण का बोझ डाला है। कल हमने आपको इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और यह भी कहा था कि अगर दिल्ली की हवा में घुला ये जहर किसी फैक्ट्री से निकला होता तो उस पर ताला लग जाता, किसी देश ने यह प्रदूषण फैलाया होता तो युद्ध छिड़ जाता। लेकिन क्योंकि यह प्रदूषण नीति की नाकामी का नतीजा है, इसीलिए इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हर कोई इस प्रदूषण पर अपनी घुटी हुई सहमति देने के लिए तैयार है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इन उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण हमारी संसद है, जहां आज प्रदूषण पर बहस होनी थी। जनता सोच रही थी कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाएगा, सत्ता पक्ष को जवाब और ठोस समाधान देने होंगे। लेकिन इस समस्या के प्रति हमारे जनप्रतिनिधि इतने गंभीर थे कि आज इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस बहस को कल के लिए टाल दिया गया। कल शीतकालीन सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है, मतलब समाधान तो छोड़िए, ठीक से अगर बहस हो जाए तो गनीमत है, एहसान है। दूसरा उदाहरण है सरकारी एक्शन। दिल्ली एनसीआर की हालत यह है कि यहां का AQI पूरे साल खतरे के निशान से ऊपर रहता है। सर्दियों में जब प्रदूषण अपना रौद्र रूप दिखाता है, AQI 400-500 तक पहुंचता है, तब दिखावे के लिए सरकारी मशीनरियां एक्शन लेती हैं। ग्रैप 1, 2, 3, 4 जैसे नियम कागजी तौर पर लागू कर दिए जाते हैं। फिर चाहे वो नियम लागू हो या ना हो, केवल कहने के लिए हो जाता है कि सरकार कुछ तो कर रही है। दिल्ली का AQI आज 400 से 500 के बीच है। सुबह इतना स्मॉग था कि बाहर निकलते ही लोगों का गला चोक हो रहा था, सांस लेना मुश्किल। क्या आप जानते हैं कि सरकारी एक्शन के तौर पर क्या किया गया? जनता के ऊपर 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के चालान किए गए। जनता से कहा गया कि अगर उनकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और चालान होगा अलग से। कीजिए चालान, रोकिए ऐसी गाड़ियों को, लेकिन समयबद्ध तरीके से इसको हमेशा के लिए लागू कीजिए। आपको ठोस कदम उठाने होंगे। नी जर्क सडन रिएक्शन से चालान काट देने से यह प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है। सरकार द्वारा लिया गया यह एक्शन गलत नहीं है। सच यह है कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते चालान करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। आपको यह पूरे साल करना होगा। यह सालाना समस्या है। यह नहीं कि अभी ऑड इवन कर दिया, अभी कुछ दिन चालान काट दिए। आपको पूरे साल यह समझते हुए कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड राजधानी है, आपको पूरे साल यह मेहनत करनी होगी। नियमों का पालन करवाना होगा। कंस्ट्रक्शन अगर रोका जा रहा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वो बड़े बड़े एस्बेस्टस की शीट्स के पीछे कंस्ट्रक्शन चलता ना रहे। नियमों का पालन पूरे साल होना चाहिए। सिस्टम को यह समझना होगा कि बाढ़ के पानी में हर जो साल में अगर आप देखते हैं कि घर डूबा है तो बाल्टी लेकर पानी बाहर फेंकने से हालात सामान्य नहीं होते। तीसरा उदाहरण, वो लोग जो नियमों को जानते हैं पालन नहीं करते। वाहन से प्रदूषण ना हो इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, जनता की है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते, नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये पता होने के बावजूद कि दिल्ली में ग्रैप 4 के नियम लागू हैं, उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 4 के तहत जो नियम लागू हैं उनके अनुसार BS6 इंजन वाले वाहन, CNG, EV के अलावा किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित है। केवल इमरजेंसी की स्थिति में छूट मिलेगी। दिल्ली में केवल CNG और BS6 इंजन वाले ट्रक आ सकते हैं, हालांकि जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली NCR में हर तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक है। इसके अलावा कूड़ा, पत्तियां, जो बायोमास है उसको आप जला नहीं सकते। डीजल जनरेटर पाबंदी लगाई गई है, मत चलाइए। क्या प्रदूषण कम करने को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन ठीक से हो रहा है? हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। चालान काटने से अगर प्रदूषण कम हो जाता तो दिल्ली का AQI कब का 30 हो चुका होता। ग्रैप जैसे नियम केवल कागजों पर लागू करने से अगर AQI कम हो सकता तो दिल्ली की हवा यूरोपीय देशों जैसी हो चुकी होती। अफसोस ऐसा नहीं होता है। सरकारी सिस्टम को पता होना चाहिए कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, लेकिन अब जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है कि प्रदूषण भले ही हो लेकिन सिस्टम एक्शन में है। आने वाले दिनों में प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने के लिए
नियमों का पालन करना और करवाना दोनों बहुत जरूरी है, मगर प्रदूषण पर जो सिस्टम पूरे साल नहीं जागा, क्या अब वो जाग गया है? हमने इसी का रियलिटी चेक किया। कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। अरे बात तो सुनो भाई मेरे। अरे बात तो सुनो। ग्रैप 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये रात में भी चालू था। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो लोग कैमरा देखकर भागने लगे। साइड पे देख सकते हैं कि साफ दिख रहा है कि पोल्यूशन का स्तर क्या है। उसके बावजूद भी चोरी छिपे इस साइड के अंदर काम चल रहा है और कोई कहने सुनने वाला नहीं। हमने खुद ट्रैक्टर ट्रॉली को रोडिया शिफ्ट करते हुए देखा, अंदर जेसीबी चलते हुए देखा। नियमों के तहत दिल्ली में BS6 इंजन वाले वाहनों के अलावा सभी वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन ये नियम शायद दिन में लागू है, रात में नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर हमें ऐसे कई ट्रक दिखाई दिए जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। क्या ला रहे हो? सीमेंट है सीमेंट तो अभी बैन है दिल्ली में लाना। जी, बोले यहाँ ला के खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? ये अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल बंद है? हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। पानी का टैंकर तो कहाँ, कौन सी साइड पे लाया है? ये लाए सारी। काम चल रहा है अंदर? हाँ है? हाँ। ग्रैप 4 लगने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोरों से इन बड़ी बड़ी टीन शीट्स के पीछे चल रहा है कि जिससे कि कोई इन शीट्स के पीछे ना देख सके। लेकिन अंधेरी रात में इस इलाके में पूरा शोर है कंस्ट्रक्शन का। मशीनों की आवाज जोरों से आ रही है। RMC की मशीनें चल रही हैं, प्लांट चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं रोडियो से भरे हुए। और सवाल ये उठता है कि DPCC कहाँ है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर बॉर्डर पर उन ट्रकों और वाहनों को रोक रही है जो नियमों के हिसाब से दिल्ली में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमें कई ऐसे वाहन मिले जो चोरी छिपे या फिर ऊंचे दर्जे की सेटिंग की मदद से दिल्ली में आवारा घूम रहे थे। दिल्ली से नितिन जैन, दिल्ली आज तक। हर वो शख्स जो इस नियम को तोड़ रहा है, जो इन नियमों की अनदेखी करके आज भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, छिपे चोरी वो अलग अलग तरीकों से पोल्यूशन के तमाम रूल्स के वायलेशन कर रहा है, वो मुजरिम है। न सिर्फ इस मौजूदा पीढ़ी के बल्कि आने वाली पीढ़ियों का जो इस घुटन भरी हवा में सांस लेने को मजबूर है। सुधर जाइए, हम सबको सुधरना होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली NCR की समस्या है, आप गलत हैं। प्रदूषण पूरे देश की समस्या है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में अब यह प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं। एक भी शहर, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां AQI 150 से कम हो, 150 से। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार प्रदूषण की चादर से ढके हैं। जिन गांवों की हवा को साफ समझा जाता है वहां भी AQI 150 से 400 के बीच है। इसलिए आपको समझना होगा कि 145 करोड़ लोगों का मुद्दा है। आपको सबको, हम सबको गंभीर होना होगा। अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण वाली है, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, आप अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आपको अभिनेत्री निधि अग्रवाल के साथ भीड़ की गंदी हरकत दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये लोग वाकई इंसान हैं। एक इवेंट से निकलकर जब वो अपनी कार तक जा रही थी, तब भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ छेड़छाड़ की, गलत तरीके से छूने की कोशिश की। बिल्कुल वो परेशान हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस तरह के लोगों के बीच जा फंसी हैं। जानवरों की तरह लोग टूट पड़े उन पर। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ भीड़ ने बदसलूकी की। यह घटना तब हुई जब वो इवेंट के वेन्यू से बाहर निकल रही थी। इस दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया।
कई लोग एक्ट्रेस के पास आने की कोशिश में धक्का मुक्की करने लगे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग निधि अग्रवाल से बदसलूकी करने लगे। कई लोगों ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और किसी तरह अपने ड्रेस को संभालती और खुद को बचाते हुए अपनी कार तक पहुंची और खुद को कार में लॉक किया। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान डरी सहमी निधि अग्रवाल यही कहती नजर आई कि आखिर ये सब क्या था। सोचिए, ये किस तरह के लोग होंगे जो एक महिला के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर सकते हैं। दिन दहाड़े एक अभिनेत्री सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। ये कितनी डरावनी बात है। इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट और पुलिस को भी सोचना होगा, जो एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल पर 14 घंटे चली चर्चा का जवाब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की, कागज फाड़े फेंके। हालांकि हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ। मनरेगा की जगह लेने वाला बिल यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल को वीबीजी रामजी बिल भी कहा जा रहा है। इस बिल के विरोध में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़ दी। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में हंगामा करते हुए बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंक दी। नाम को लेकर मचे बवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए, 74 सड़कों के नाम राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए। नाम रखने की सनक कांग्रेस की है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि आईपीएल देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली जो युवा हैं उनके लिए एक लॉन्च पैड बन चुका है, जिसने कितने ही क्रिकेटर्स, उनके परिवारों के सपनों को नई उड़ान दी है। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन ऐसी ही प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच साबित हुआ। घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छोटे शहरों के युवाओं ने अपनी धाक जमाई। आप इन खिलाड़ियों की कहानियां देखिए, जो कल तक गुमनामी के अंधेरे में थे। आईपीएल की चमक ने इन्हें चर्चा में ला दिया है। आईपीएल ने एक ही झटके में साधारण परिवारों से आने वाले 2 युवाओं की किस्मत बदल दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी के प्रशांत वीर और राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए। इन दोनों को ही 14 करोड़ 20 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। प्रशांत वीर एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और उपयोगी ऑफ ब्रेक स्पिनर हैं और उनकी ऑलराउंड क्षमता की वजह से सीएसके ने उन पर दांव लगाया। प्रशांत वीर की इस सफलता पर परिवार और क्षेत्र में जश्न का माहौल है। भरतपुर के कार्तिक शर्मा को भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। वो बात चांदी की करते हैं। आज चांदी की कीमतों ने 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सुबह 1 किलो चांदी की कीमत 2,750,000 रुपए थी। ये पहली बार था जब चांदी ने 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था। चांदी में ये तेजी देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि अभी इसी साल मार्च में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिसंबर आते आते चांदी की कीमत 2 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। मतलब यह है कि अगर किसी ने इस साल मार्च में चांदी में 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो सिर्फ 9 महीने के अंदर उसका मुनाफा दोगुना हो गया। सोने की कीमतों ने जब 1 लाख का आंकड़ा पार किया था तो माना जा रहा था कि अब लोगों की दिलचस्पी चांदी में बढ़ने वाली है, लेकिन यह दिलचस्पी चांदी की कीमतों में पंख लगा देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। चांदी की कीमतों पर एक आंकड़ा देखिए। साल 2004 में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत जानते हैं कितनी थी? 10,000 रुपए। 2011 में इसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 7 साल में कीमत 5 गुना बढ़ी। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 में चांदी ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पहली बार छुआ था। मार्च 2025 तक इसमें खास बदलाव नहीं हुआ था। मार्च के बाद दिसंबर आते आते कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और आज जैसा हम आपको दिखा रहे हैं 2 लाख प्रति किलो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी में जो तेजी देखी जा रही है वो तेजी अगले कुछ महीनों और दिखेगी। माना जा रहा है कि इस तेजी बनी रही तो चांदी की कीमतें अगले 1 वर्ष में
2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है, यानी चांदी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी के कुछ बड़े कारण। इसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों में कच्चे माल की तरह भी होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी इस पर असर हो रहा है। चांदी का इस्तेमाल सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप, ईवी में किया जाता है और आने वाले दिनों में ईवी और सोलर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें चांदी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चांदी की कीमतें बढ़ने की एक वजह ट्रंप के टैरिफ का डर भी है, जिसमें अमेरिकी कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं। इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। कई उद्योग जिनमें चांदी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, वो इसका स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन पर चांदी की कमी का कोई असर ना पड़े। और हर जगह अपनी काबिलियत दिखाना ठीक नहीं है। घोड़ों की दौड़ में चीते नहीं दौड़ा करते। नमस्कार।